दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। दोस्तों क्या है ना कि हम लोग कवर कर रहे हैं हर एक टॉपिक को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि लास्ट 6 मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। वैसे उतना ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आता है, बट अगर हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से आपकी परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। और ध्यान देंगे कि इसका पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप इन सभी प्रश्नों पर टेस्ट देना चाहें तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट देने से क्या होता है कि आपकी अच्छी पकड़ बन पाएगी और आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहां पे दे रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 92वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिए, इसका 92वां स्थापना दिवस मनाया गया 16 जुलाई को। कब मनाया गया? 16 जुलाई 2020 को इसका 92वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अच्छा, एक प्रश्न यहां से और इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है कहां पर। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये है दिल्ली में। ठीक है, कहां पर है? दिल्ली में है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में। पहले कहां पर था दोस्तों? तो 1935 से पहले ये जो था ये था बिहार में। एक रॉयल कमीशन बना था, उस रॉयल कमीशन की सिफारिश पर इस परिषद की, अनुसंधान परिषद की स्थापना किया गया था पूसा नामक स्थान पर। बिहार में एक जगह है पूसा, ठीक है, उस पूसा नामक स्थान पर जो है इसको बसाया गया था। उसके बाद क्या हुआ? 1935 में एक भूकंप आया जिसमें पूसा की जो बिल्डिंगें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद ये संस्थान जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। इसलिए दिल्ली में जो संस्थान है उस बिल्डिंग का नाम भी क्या रखा गया? पूसा बिल्डिंग रखा गया। ठीक है, तो याद रखेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, वैसे 1929 में वो सिफारिश आया था, अभी 92 वर्ष उसका पूरा हो चुका है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इसमें सामान्य धान के एमएसपी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? दोस्तों क्या होता है कि जो कृषि उपज होते हैं ना, समय समय पर सरकार क्या करती है, किसानों का फायदा देखते हुए जो मिनिमम रेट है उसमें बढ़ोतरी करती है। मिनिमम रेट क्या होता है? मान लीजिए आप एक किसान हो और आप क्या करते हैं, अपने खेत में धान का उत्पादन करते हैं, तो सरकार कहती है कि कितने रुपया प्रति क्विंटल। जैसे यहां पे एक रेट निकाला सरकार ने 1868 रुपया, एक नई एमएसपी आई अगर सामान्य धान है तो, और ग्रेड ए का धान है तो 1888 रुपए की एमएसपी आई है। ठीक है, तो एमएसपी मतलब क्या होता है दोस्तों कि किसानों को न्यूनतम इतना तो प्राप्त ही होगा अगर वो सरकारी गल्ले पर ला करके अपने अनाज को बेचते हैं तो। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में कुल अलग अलग जो हैं कितने चीजें हैं? 14 फसलें हैं, जो सभी फसलें खरीफ की फसलें हैं, और उनमें जो है मूल्य वृद्धि किया गया। तो चावल वाले में जो वृद्धि हुआ है यह आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछता भी है। तो 53 रुपए की वृद्धि की गई। कितना? याद रखेगा 53 रुपए का इंक्रीमेंट किया गया। अब जो नया रेट है वो कितना है? वो 1868 और 1888 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि भारत में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है, और पिछले 30 सालों में इतना बड़ा टिड्डी का हमला नहीं देखा गया था। और ये किस महादेश से उड़कर आई? दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से उड़कर आई, या पाकिस्तान ने भारत में कराया टिड्डियों का हमला। यार ये बेफजूल की बातें होती हैं, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ निरर्थक बातें हैं। एक्चुअली में ये टिड्डियां उड़कर आई हैं अफ्रीका महाद्वीप से। कहां से उड़कर आई हैं? अफ्रीका महाद्वीप से उड़कर आई हैं, और यह ओमान, यमन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते भारत आई हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप समझिए। सपोज करिए कि कोई टिड्डी अगर हमला हो रहा है बांग्लादेश में, तो क्या बांग्लादेश ये कह सकता है कि भारत ने बांग्लादेश पर टिड्डियों का हमला कराया, केवल यह जानकर कि भारत की तरफ से टिड्डियां आ रही हैं? अरे यार, टिड्डियों का हमला भारत कैसे कराएगा? टिड्डियां भारत की बात थोड़े सुनती हैं, हाँ? तो टिड्डियों का हमला पाकिस्तान थोड़े कराएगा। ये किस पर्टिकुलर महादेश से आई हुई है, कहां इनका मूल स्थान है? तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप इनका मूल स्थान है। हां, एक बात और याद रखिए
टिड्डियां बड़ी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये किसानों के फसल को एकदम नष्ट कर देती है, एक बार में पूरा का पूरा खेत साफ हो जाता है। ये टिड्डियां थोड़ी बहुत नहीं है, कहा जा रहा है दोस्तों इनका कुल 10 दल भारत आया है, 8 से 10 दल इनका भारत आया है। और एक दल में जो टिड्डियों की संख्या है वो लगभग 8 से 10 करोड़ है। कितना है? 8 से 10 करोड़। यानी भारत में देखा जाए तो लगभग जो है 100 करोड़ के आसपास टिड्डियों का हमला हुआ है। 100 करोड़ टिड्डियां हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 100 करोड़ कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। ये अफ्रीका महाद्वीप से उड़ करके आई हुई है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को कृषि गतिविधियों में शामिल करने का निर्णय किया है? ठीक है, तो लाख की खेती, वैसे भारत में अगर हम लाख की खेती की बात करें तो छत्तीसगढ़ का बड़ा अच्छा स्थान आता है। ठीक है, और लगभग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में इसका नाम आता है। तो बहुत सारे किसान ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में लाख की खेती करते हैं। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इस लाख की खेती को खेती के अंतर्गत ला दिया कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो लाख की खेती करें, क्योंकि इसमें उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, ज्यादा रुपए अर्न हो पाते हैं औरों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसको जो है छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, लाख की खेती को कृषि गतिविधियों के अंतर्गत ला दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस अधिनियम में परिवर्तन किया? आप मेरे मुद्दा समझिए। मुझे नहीं समझ में आया कि ये ऐसा क्यों किया गया। वैसे देखिए, कुछ कहीं पर देखिए जितने भी निर्णय होते हैं ना, उस निर्णय के कुछ पॉजिटिव चीजें हैं तो उसके खिलाफ भी कुछ चीजें होती हैं। यानी जब अगर आपको किसी चीज से लाभ होता है तो हानि भी होता है, तो आपको समझना पड़ेगा इसका लाभ क्या है, हानि क्या है, मैं दोनों आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सभी के घर में देखिए ये आम चीजें हैं जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रखा गया है। इस अधिनियम का नाम ही है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया। तभी हाल ही में दोस्तों जो हम लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस समय के लिए सबसे ज्यादा नीड इसका है। हर किसी को मास्क लगाना ही चाहिए और हर कोई अपने पास सैनिटाइजर जरूर रखे ताकि समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करता रहे। ठीक है, तो ये आवश्यक वस्तु में शामिल कर लिया गया था। अभी हाल फिलहाल में जो है फिर से संशोधन किया गया और इनको आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब जनरली लोग जो है इसको अपने पास तक रख लिए और लोगों के आदत में आ चुका है। लेकिन ये जो अनाज है, अनाज तो हर किसी घर में खाया जाता है। अगर आलू प्याज हो गया, दलहन तिलहन हो गया, तो ये सभी दाल वगैरह हो गया, तेल वगैरह सभी के घर में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये आवश्यक वस्तुएं हैं। तो होता क्या दोस्तों, अब ये आवश्यक वस्तुएं तो मंडियों में इनका दाम कौन तय करता है? तो एक तरफ सरकार बैठी रहती है हमेशा नियंत्रण करने के लिए कि नहीं, टमाटर 100 रुपया किलो आपको नहीं बेचना है, टमाटर की हम ब्लैकिंग नहीं होने देंगे। जब कोई चीज ब्लैक होने लगता है, जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई एक आदमी है जो टमाटर की सप्लाई करता है, अगर ढेर सारे टमाटर अपने यहां स्टोर कर दे और धीरे धीरे दाम बढ़ाने लगे तो आपको उसी टमाटर के लिए ज्यादा पैसे पे करने होंगे। तो ये होता है ब्लैक करना। ठीक है, तो याद रखिए, जो पहले सरकार अपना नियंत्रण बना के रखी थी, अब सरकार अपना नियंत्रण हटाने जा रही है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से किसानों को फायदा होगा, जो व्यापारी वर्ग है उनको फायदा होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। तो ये जो भंडारण सीमा है ये भी खत्म करने का प्लान चल रहा है, जो नियंत्रण किया जाता था उसको भी समाप्त करने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये संशोधन हो रहा था। आगे देखिए, ई नाम एक पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई है? तो याद रखिए अप्रैल 2016 में ई नामक एक प्लेटफॉर्म जो है हमारे सामने आया। अच्छा, ई नाम प्लेटफॉर्म होता है क्या? चलो मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं। दोस्तों कभी आप मंडी गए हो? मंडी नहीं गए हो ना? देखो आप गए होंगे मंडी, लेकिन आप सब्जियों के लिए मंडी गए होंगे। मैं उससे बड़ी वाली मंडी की बात कर रहा हूं, जहां से जो आपके यहां जो सब्जी मंडी है ना, जहां से वो लोग अपना माल खरीद के लाते हैं, जो मेन मंडी होती है। क्या आप कभी वहां गए हैं? आप कभी वहां जाइए तो वहां थोक के भाव में बोली लगती है। जैसे केला रखा हुआ है, वो पूरा एक ट्रक भर के रखा हुआ है, या मान लीजिए ढेर सारे केले एक जगह रखे हुए हैं और एक केले पर बोली लगाई गई कि भैया आ जाओ, ये केला चलो, बोल दिया गया कि एक पूरा इसका थान जो है वो 1000 रुपया। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो चलो 950 रुपया, 900 रुपया। तो आप बोली लगती है, जो भी ले लिया वो पूरा माल फिर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा। ठीक है, पूरा माल उसका हो जाएगा, उसी रेट पर उसको जो है काउंट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से बोली लगती है। ठीक है, तो मंडियों में भी बोली लगाई जाती है। तो सरकार ने क्या किया कि सब कुछ यूनिक हो रहा है। ठीक है, तो सोचा कि जो किसान है या जो मंडी हमको उसको भी अपडेट करना चाहिए। तो एक ई नाम का प्लेटफॉर्म लेकर आया जिसमें लोग बोली लगाएंगे, घर बैठे मोबाइल से बोली लगा सकेंगे। इससे किसानों का खाता वगैरह अटैचमेंट हो जाएगा, तो आराम से पैसे जो है एक खाते
खाते से दूसरे खाते में आ और जा सकते हैं। तो मंडियों को बड़ा बनाने के लिए इस इनाम पोर्टल को लाया गया, जो कि पैन इंडिया का एक कार्यक्रम माना जा रहा है। समझ में आ गया क्या है? देखिए, हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक समझिए, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो मतलब जब समझेंगे तो चीजें याद रहेंगी, जब ऐसे पढ़ लेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चित बेंगलुरु ब्लू क्या है? दोस्तों अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था बेंगलुरु ब्लू। दोस्तों बेंगलुरु ब्लू को लेकर के अगर आपके सामने ऑप्शन दिया जाए तो बहुत ज्यादा लोग गलत करेंगे। मैं आपको बता दूं, यह अंगूर की एक प्रजाति है। बेंगलुरु ब्लू कहां है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, तो कर्नाटक में अंगूरों की एक प्रजाति होती है बेंगलुरु ब्लू, ठीक है? ये नीला नीला इसका अंगूर होता है, ठीक है? इसलिए इसको बेंगलुरु ब्लू बोलते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है जूस वगैरह बनाने में या फिर शराब बनाने में किया जाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2-3 महीने जो शराब की फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई। तो शराब की फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो जो किसानों ने बेंगलुरु ब्लू ये जो उत्पादन किया था अंगूर का, उन्होंने अपने अंगूर को काटा नहीं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। भाई जब उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी, जैसे किसानों ने उगाया, अगर लॉकडाउन नहीं होता, फैक्ट्रियां नहीं बंद होती शराब की, तो ये अंगूर उन फैक्ट्रियों में जाता और वहां जाकर के शराब बनता, ठीक है? या जूस वगैरह बनता। लेकिन क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, चाहे जूस हो चाहे शराब हो, इस वजह से ये अंगूर खेत से काटे नहीं है, ठीक है? तो ये था, तो आप इसको याद रखें। फिलहाल एक इशू भी हुआ था, लेकिन बाद में जब फैक्ट्रियां खुली तो धीरे धीरे अंगूरों की सप्लाई शुरू हो गई। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु ब्लू क्या है? ये अंगूरों की प्रजाति। अच्छा, इसको लेकर के जीआई टैग की भी मांग चल रही, वहां पर जीआई टैग की भी मांग चल रही, तो इसको भी याद रखेगा। अभी मिला नहीं जीआई टैग इनको, लेकिन मांग डिमांड चल रही है, ठीक है? आगे देखते हैं। कल कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? देखिए, इसके पहले तक अगर मैं मिलियन टन में बात करूं तो 291 मिलियन टन लगभग उत्पादन होता था। इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो 6 मिलियन टन बढ़ा लिया गया। 6 मिलियन मतलब 60 लाख, 6 मिलियन मतलब 60 लाख, ठीक है? तो 291 के बाद ये जो राउंड फिगर आ रहा है, 298 मिलियन टन का एक जो है आंकड़ा रखा जा रहा है, ठीक है? तो याद रखेगा, यहां 63 है ना, तो आप जोड़ के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो 298 लाख टन, 298 मिलियन टन, ठीक है, ये रखा जा रहा है। और या इसको आप मिलियन टन ना बोल करके 29.8 करोड़ टन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो परीक्षा में देखिएगा आंकड़ा मिलियन टन में दिया है, करोड़ टन में दिया है, घबराने वाली बात नहीं है, दशमलव का हेरफेर होता है, ठीक है? तो याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है? बताया अभी आपको मैंने, ठीक है? इनाम पोर्टल जो था उसमें एक बार फिर से संशोधन हुआ है। किसके लिए? ये जो कोविड-19 की परिस्थितियां उसको मद्देनजर रखते हुए कि कैसे किसानों को, कैसे मंडी व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके, उसके लिए संशोधन हुआ है। अगला है वह अनुसंधान संस्थान जिसके द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं MACS, ठीक है, 4028 का एक जैव विकास किया गया है। ये जो गेहूं की एक बौनी, अर्धबौनी प्रजाति है, याद रखिएगा, और 102 दिन जो इसका परिपक्व होने का टाइम है, ठीक है? और इसको आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला वह भारतीय हवाई अड्डा जहां कृषि और फार्मा उत्पादों, फार्मा जानते हैं ना, मेडिकल, ठीक है, के जो उत्पाद हैं उनको स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रित सुविधा प्रारंभ किया गया। तो किस एयरपोर्ट पे प्रारंभ किया गया? जहां यानी आप कह सकते हो कि फ्रीजर बनाया गया है, ताकि कृषि उत्पादों को, फार्मा उत्पादों को फ्रीजर में रखा जा सके कि वो ज्यादा समय तक चल सके, ठीक है? तो ये बनाया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, टर्मिनल नहीं, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र। टर्मिनल जो होता है वो रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है, जिसको हम आज CST के नाम से जानते थे, CST के नाम से जानते हैं। पहले उसको BT स्टेशन बोला जाता था, ठीक है? तो रानी विक्टोरिया के नाम पर उसका नाम पड़ा था, तो BT इसको बोलते थे, ठीक है? अभी उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो अभी उसको CST बोलते हैं। B माने विक्टोरिया, T माने टर्मिनल। पहले उसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल था, अभी उसका नाम CST हो गया है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया, ठीक है? ये मुंबई में है, मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र की, ठीक है? तो वहां पर इस तरह के फ्रीजर बनाए गए हैं। अगला दे रहा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों अब देखिए, यहां ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने का
का निर्णय लिया गया है। ये स्वैच्छिक माने क्या होता है? होता क्या था दोस्तों कि मान लो आप एक किसान हो, आपने अपने खेत का बीमा कराया, अपने खेत में जो फसल आपने लगा रखा है, अच्छा सबका अलग अलग बीमा होता है, रबी की फसल का अलग होता है, खरीफ का अलग होता है, जायद का अलग होता है, ठीक है। तो आपने बीमा करा लिया, तो बीमा कराने के बाद क्या होता है, आपके खाते से बीमे की राशि कटती रहती है, ठीक है, अपने आप कटती जाती है, ऑटो डिडक्ट होती। क्या होती है? ऑटो डिडक्ट। आपसे पूछा नहीं जाता, आपके खाते से पैसे हटा लिए जाते थे। सरकार ने इसमें संशोधन किया, नहीं यार, किसान है उनके पास पैसा बड़ा देख ताक के रहता है, मान लो किसी इमरजेंसी केस के लिए खाते में पैसा रखा हो, आपने बीमे का पैसा काट लो, तो उन्होंने कहा भाई इसको स्वैच्छिक कर दो कि बिना किसानों से पूछे ये पैसा नहीं काटा जा सकता, ये पैसा नहीं काटा जा सकता। ये मतलब इस पे किसानों का एक नियंत्रण बन गया, तो काफी अच्छा हुआ है कि नहीं। पता चला आपके खाते में पैसा है, आप गए निकालने, पता चला पैसा तो डिडक्ट हो गया, तो एक समस्या हो गई। उनके पास लिमिटेड अर्निंग है ना, तो उनके अर्निंग को ध्यान में देना है, तो इसके लिए सरकार ने ऐसा किया, काफी अच्छा काम किया, बढ़िया। अगला देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया 2015 में। मोदी जी का पहला कार्यकाल चल रहा था, 2014 में चुनाव जीत कर आए थे, 2015 में किसानों के लिए उन्होंने एक सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। इस हेल्थ कार्ड योजना में क्या था, मान लीजिए आप एक किसान हो, देखो हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो आपको किसान ही बनना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हुआ क्या कि मान लीजिए आपके पास कोई लैंड है, कोई जमीन है, कोई खेती है, जहां पर आप खेती के कार्य करते हो, तो वहां की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को आप अपने जिले में लेकर जाएंगे, लैब पर उस मिट्टी की टेस्टिंग किया जाएगा और आपको एक कार्ड बना के दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वैसे आपका एक कार्ड बन जाएगा और उसमें आपकी मिट्टी के बारे में डिटेल नोट होगा, ठीक है। तो जब कोई आप फसल बोने जाएंगे ना, तो एक बार आप अपने जिले में जाइए, वहां पर टेस्टिंग करा लीजिए। ये पूरी तरह से आई थिंक निःशुल्क है या मिनिमम प्राइस पे चल रहा है, इस पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी मिट्टी के बारे में पता कर सकते हैं कि भाई हमारे मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता है वो उर्वरकता कितनी है, उसमें नाइट्रोजन है नहीं है, उसमें यूरिया है नहीं, मतलब किस चीज की, किस तत्व की कमी है, ताकि आप अपनी मिट्टी की उर्वरकता बरकरार रखें। तो इस सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, अगर आपने नहीं बना रखा है तो आप लोगों को सजेस्ट करिए ताकि लोग जाकर बनाए और आप भी जाके बनवा सकते हैं। आगे देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ एपेरी ऑन व्हील्स का संबंध किस लघु उद्योग से है? तो एपेरी ऑन व्हील्स जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को ऐसे हम लोग एपी कल्चर का नाम देते हैं, तो याद रखेगा। इसमें क्या है, मधुमक्खियों के जो है शहद उत्पादन के लिए ऐसा किया जाता है ना, तो उनके लिए एक स्पेशल डब्बे बनाए गए हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड राज्य है जो कृषि भूमि को पट्टे पर दे रहा है। जो भी राज्य सरकार के पास भूमि उसको पट्टे पर दिया जा रहा है कि भाई पट्टे पर किसानों को दे दिया गया, 10 साल 5 साल के लिए पट्टे पर दे दिया गया, ताकि उनके पास भी खेत हो जाए और उनको भी खाने और जीवन निर्वाह करने का एक साधन मिल जाए, ठीक है। तो ये आज के बस इसमें 15 ही क्वेश्चन मुझे मिल पाया, ज्यादा मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ जो है बेफालतू के क्वेश्चन नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाकर के आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों कि एग्जाम में प्रश्न आता कैसे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन। एक बार आप इंस्टॉल करिए, आप उसके अंदर की सारी चीजें जाकर देखिए, आपको मजा ही आ जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे कृषि अनुसंधान परिषद का 92वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? 16 जुलाई 2020 को, ठीक है। बाकी हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है कि नहीं, तो याद रखिएगा। आगे दे रहा है कि 14 खरीफ आइटम थे जिनका समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, जिसमें से चावल का समर्थन मूल्य 53 रुपए बढ़ाया गया। कितना? 53 रुपए बढ़ाया गया। अब ये जो नया मूल्य आ गया है तो 1868 रुपए हो गया है। सामान्य धान का ग्रेड ए वाला धान है तो 20 रुपए ज्यादा 1888 है। बाकी और भी यहां पर डिटेल दिया है, तो आपको पढ़ना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पिछले 30 साल का टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला जो हुआ ये अफ्रीका महाद्वीप से टिड्डियां उड़कर आई थी, तो आप याद रखेगा। और कह रहा है कृषि लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने वाला राज्य कौन बना है? पहला राज्य तो याद रखिए छत्तीसगढ़ राज्य है, और ये लाख की खेती यहां पर कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। कह रहा है कि ये अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू को नियंत्रण मुक्त करने की बात चल रही है, और इसमें इसके लिए जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ई नाम नामक एक पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है 2016 में, और कह रहा है कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत
राष्ट्रीय बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया और इसमें मंडियों के जो कृषि उत्पाद है उनको ऐड किया जा रहा है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। हाल ही में चर्चित बेंगलुरु ब्लू क्या है? ये अंगूर की एक प्रजाति है जो कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है, उसके लिए जीआई टैग का डिमांड चल रहा है। इसके अलावा दे रहा दोस्तों पालनी पंचतीर्थम, ये तमिलनाडु का आइटम था, प्रसाद था, ठीक है, पंच प्रसादम भी है और ये सब भी है। तो इसको जो है पंचतीर्थम में कई आइटम आते हैं, 5 आइटम है तमिलनाडु का, उनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। और तिरूर सुपारी के बारे में पढ़ा होगा, केरल में उसको भी मिला है। रसगुल्ला जो है वो पहले बंगाल को मिला था, अब उड़ीसा को मिल गया है। कंदमाल हल्दी, इसको भी उड़ीसा को मिला है। तो तमाम चीजें हैं, ठीक है। टेराकोटा भी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था, गोरखपुर का आइटम था, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर ये 291 मिलियन टन पहले था, अब 298 मिलियन टन हो गया, तो उसको आप याद रखिए। या 29.83 करोड़ टन है, उसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो कृषि मंडी को जोड़ा जा रहा है ई-नाम पोर्टल से, तो उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये नया जो बौनी किस्म धान का बनाया गया वो आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि हवाई अड्डे का नाम बताना जहां फ्रीजर बनाया जा रहा है, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र है, वहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है। और किस योजना को स्वैच्छिक बनाने की बात चल रही है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि फसलों की राशि का जो बीमा का राशि है उसको डायरेक्टली बैंकों द्वारा न काटा जा सके। सॉइल हेल्थ कार्ड ये आया था 2015 में आया था, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। आगे कह रहा है कि एपायरियन व्हील्स ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा। कह रहा पट्टे पर भूमि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो उत्तराखंड बना। बस खत्म हो गया, ज्यादा कुछ है नहीं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते चलिए, जरूर आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। एक बात कहना चाहूंगा आप सभी से, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। जितनी भी अधिकतम चीजें हो सकेंगी वो स्टडी 91 की तरफ से आपको दिया जाएगा। अभी तक हमारी टीम छोटी थी, बहुत जल्द अगले 1 वीक के अंदर हमारे साथ एक बड़ी टीम आपके सामने आने वाली है और खूब जम के हम लोग क्लास लेंगे और मजा आ जाएगा, ठीक है। आप सभी का सहयोग अगर इस तरह से मिलता रहा ना, तो याद रखिए कि टॉप पे जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हमारे यूजर को या हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनको किन चीज की जरूरत है, उस पर हम लोग काम किया जाता है, ठीक है। कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं है कि नहीं अपने लाभ के लिए खाली ध्यान में दिया जाए, नहीं, सबसे पहले आपका ही ध्यान में रखा जाता है। और जैसा कि अगर आप लगातार स्टडी 91 से जुड़े होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।